दोस्तों नमस्कार। आज हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक आपको टेलीग्राम चैनल पर लिखने के लिए दिया गया था 6 अक्टूबर को, और आप में से काफी स्टूडेंट ने ये निबंध लिखा था और आपको इस पे फीडबैक भी दिए गए। आपके निबंध पढ़ने के बाद आप एक भी ऐसा निबंध नहीं मिला जो सेटिस्फैक्टरी हो, जिसमें सारी डायमेंशन कवर किया गया हो, जिसमें अच्छे से विश्लेषण किया गया हो। तो इसलिए ये टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है ताकि आप समझ सको, एटलीस्ट जिन्होंने लिखा था वो समझ सके कि उसके ऊपर कैसे आपको डायमेंशन बनाने थे, कैसे इस पे आर्गुमेंट बिल्ड करने थे, कैसे एग्जांपल देने थे, और किस तरह से अच्छा एनालिटिकल ऐसे इसमें लिखना था। तो ये कोड था कि एक ऐसी दुनिया में स्वयं बने रहना जो लगातार आपको कुछ और बनाने की कोशिश कर रही है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। टू बी यूर सेल्फ इन ए वर्ल्ड दैट इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू मेक यू समथिंग एल्स इज द ग्रेटेस्ट अकम्पलिशमेंट। तो ये कोट या फिर ये कथन राल्फ वाल्डो एमरसन का है, जो कि एक अमेरिकन थिंकर है। और ये कोट कहीं ना कहीं इंडिविजुअलिटी की बात कर रहा है, या फिर ऑथेंटिक और प्रमाणिक जीवन जीने की बात कर रहा है। आपकी यूनिकनेस, आपकी ओरिजिनलिटी को इंटैक्ट रखने के लिए ये आपको प्रेरित कर रहा है, और ये बता रहा है कि यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो इंडिविजुअलिटी, यूनिकनेस, ओरिजिनलिटी के ऊपर और भी कई सारे कोटेशन अलग अलग थिंकर ने दिए हैं। जब हम इस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे तो आप इन सारे टॉपिक के ऊपर भी निबंध लिखने में काफी कंफर्टेबल महसूस करेंगे। जैसे कि स्टीव जॉब का ये कोट है कि यूर टाइम इज लिमिटेड, यू डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। यानी कि आपका समय सीमित है, आप यानी कि दूसरे के अनुसार जीवन जीने में बर्बाद मत करो। आप अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी यूनिकनेस के अनुसार अपना जीवन जियो। तो ये सारे कोटेशन आप इस निबंध में इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आगे से आपको इन कथनों पे निबंध लिखने को आएगा तो आप ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे और ज्यादा अच्छा निबंध लिखेंगे। इसलिए ये डिस्कशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडिविजुअलिटी वगैरह पे यूपीएससी निबंध पूछता है। तो अब अगर हम इस टॉपिक पे लिखना हो तो हम इस टॉपिक को कैसे ब्रेक करेंगे, तो अगर हम इसको ब्रेक करें तो इसमें 3 पार्ट बनेंगे। तो पहला पार्ट बनेगा कि एक दुनिया जो लगातार आपको कुछ और बनाने की कोशिश कर रही है। पहला पार्ट ये टॉपिक का है। दूसरा है इसमें स्वयं बने रहना, है ना, कि ये जो पार्ट है ये सेकंड पार्ट इस टॉपिक का है। अभी हम इस टॉपिक को बांट रहे हैं। और तीसरा है सबसे बड़ी उपलब्धि, है ना, ग्रेटेस्ट अकम्पलिशमेंट है ये चीज। तो हमने इस तरह से टॉपिक को 3 भागों में बांटा। अभी हम इस टॉपिक का अर्थ समझ रहे हैं। जब हम इस टॉपिक को अर्थ समझेंगे तो हम इसको अलग अलग भागों में बांटेंगे, और फिर उन अलग अलग भागों का क्या आपस में संबंध है, और उन संबंध को समझ के फिर हम इसके डायमेंशन बनाने लगेंगे। तो ये सारी चीजें हम अभी उतना डिटेल में नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ये ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला एक ऐसे कि आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करना है ये एक वीडियो बनाया था। आप यूट्यूब पर जाके इसको देख सकते हैं कि कैसे आपको टॉपिक को ब्रेक करना है, उसको तोड़ना है, फिर उसके डायमेंशन बनाने हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक हमने ब्रेक किया है 3 पार्ट में। तो इन 3 पार्ट में ब्रेक करने के बाद जो सेंट्रल आइडिया हमें समझ में आएगा, यानी कि शुरुआत में भी हमने डिस्कस किया था, वो है टू बी यूर सेल्फ, यानी कि स्वयं बने रहना, यानी अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी ओरिजिनलिटी को, अपनी यूनिकनेस को इंटैक्ट रखना, उसे बचाए रखना, सुरक्षित रखना, और उसके अनुसार ही जीवन जीना। ये इस टॉपिक का सेंट्रल आइडिया है ना। और वो भी तब जब आपको दुनिया कुछ और बनाने की कोशिश कर रही है, आपकी इंडिविजुअलिटी को खत्म करने पे तुली हुई है, आपको अपने अनुसार चलाने में या फिर आपको अपने अनुसार बनाने का लगातार प्रयास किया जाता है। और उस टाइम पे आप अपनी इंडिविजुअलिटी को एक तरह से फॉर्म तरीके से आगे रखते हैं, उसे बचाए रखते हैं, और उसी अनुसार अपना जीवन जीते हैं। तो यही इस टॉपिक का सेंट्रल आइडिया है, जिसके अराउंड आपका पूरा टॉपिक बुना जाएगा और लिखा जाएगा। तो हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले वीडियो में भी पहले समझा था कि आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि आपको टॉपिक समझना है, उसे अलग अलग पार्ट में बांटना है,
फिर आपको ये सारे प्रश्न उठाने हैं कि वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, क्या, है ना, कि कैसे, कब, कहाँ, क्यों, क्या, ये सारे प्रश्न आप टॉपिक के अलग अलग भागों पे उठाओ, जिससे आपको कई सारे डायमेंशन अपने आप निकल आएंगे और अपने आप कई सारे अच्छे डायमेंशन यहाँ पे बना पाओगे। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके अगर आपने ये निबंध नहीं लिखा था तो अब आप इसके टॉपिक के अलग अलग भागों पे ये सारे प्रश्न उठाओ, वीडियो पॉज करो और एक पेपर पे आप लिख के देखो कि कौन कौन से डायमेंशन आप बनाओगे। ठीक है, तो अगर हम ये सारे प्रश्न इस टॉपिक के ऊपर उठाएंगे तो ये कुछ डायमेंशन यहाँ पे बनेगी कि दुनिया लगातार कुछ और बनाने की कोशिश क्यों कर रही है ना, यानी कि वाई वाला जो प्रश्न है ये है ना, कि दुनिया ऐसी कोशिश क्यों कर रही है, उसका आखिर मकसद क्या है ना। तो ये प्रश्न यह उठेगा और एक अच्छी डायमेंशन यहाँ से बनेगी। दूसरा है हाउ, है ना, कि कैसे, कि दुनिया वो कोशिश तो कर रही है, वो क्यों कर रही है, वो पहला डायमेंशन हो गया, लेकिन वो कैसे कैसे कर सकती है ना, वो कौन कौन से साधन अपनाती है, कौन कौन से टूल अपनाती है हमें कुछ और बनाने के लिए, ये सेकंड डायमेंशन था। तीसरा डायमेंशन यहाँ पे बनेगा कि स्वयं बने रहने का क्या अर्थ है, यानी कि टू बी योर सेल्फ का वास्तव में क्या अर्थ है। ये इसलिए हम यहाँ पे इसको एक पैराग्राफ में समझाएंगे ताकि हम एक प्रीमाइस बना सके, हम एक दायरा तय कर सके कि हम इस दायरे के भीतर रह के पूरी बात करेंगे। स्वयं बने रहने का ये अर्थ है और हम इस अर्थ के हिसाब से अपने निबंध को आगे बुनेंगे। हमने एक दायरा तय कर दी, एक बाउंड्री बना दी, एक प्रीमाइस बना दी। चौथी जो डायमेंशन बनेगी वो ये रहेगी कि सबसे बड़ी उपलब्धि क्यों, है ना, यहां भी वाई वाला प्रश्न, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि ये ग्रेटेस्ट अकम्प्लिशमेंट है, तो क्यों है ये ग्रेटेस्ट अकम्प्लिशमेंट, है ना, टू बी योर सेल्फ सबसे बड़ी उपलब्धि क्यों है, ये काफी इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस निबंध का यही रहेगा। आप इसको समझाओ, आप इसको प्रूव करो कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद आएगा कि हमें अपने अनुसार जीवन जीने में या फिर टू बी योर सेल्फ में या फिर स्वयं बने रहने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या चुनौतियां आती हैं। अगर चुनौतियां आती हैं और टू बी योर सेल्फ इतना ज्यादा महत्व रखता है किसी व्यक्ति के लिए, तो उसके कुछ ना कुछ उपाय भी होने चाहिए कि हम अपने अनुसार जीवन जी सके, है ना, स्वयं बने रह सके, अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी व्यक्तिगता को बचाए रख सके। उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय होंगे, तो वो उपाय फिर हम आखिर में डिस्कस करेंगे। और एक फिर ये कि इसकी क्या कोई एंटीथीसिस नहीं है, क्या ये चीज हमेशा सही रहेगी, दुनिया हमें जो बनाने की कोशिश करती है क्या उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, है ना, क्या वो व्यर्थ ही ये प्रयास करती है। तो हम कुछ पार्ट इसको भी अलॉट करेंगे, निबंध लिखते समय हम इस डायमेंशन को भी टच करेंगे। तो ये हमारी मेन डायमेंशन इसमें निबंध लिखते समय बनेगी, है ना। तो इसमें हमने वही प्रश्न उठाए अलग अलग पार्ट पे, वाई, हाउ, है ना, व्हाट, ठीक है। तो उस तरह से हमने ये सारे डायमेंशन निकले हैं। ये चुनौतियां और उपाय वाला ये एक स्वाभाविक परिणाम है कि हम जब समझ रहे हैं कि सबसे बड़ी उपलब्धि हमने प्रूव कर दी और दुनिया कुछ और बनाने की कोशिश कर रही है, तो वहां कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे। और जब चैलेंजेस आ रहे हैं और स्वयं बने रहना एक उपलब्धि है, तो हमें उस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ उन चुनौतियों का समाधान भी देना पड़ेगा। तो वहां पे एक उपाय वाले डायमेंशन भी, यानी कि क्या क्या टूल्स हो सकते हैं हमारे पास, उसका उपाय क्या हो, वो एक डायमेंशन अपने आप बन जाएगी, है ना। तो इस तरह से ये डायमेंशन बनाना आप एक दो निबंध लिख के नहीं सीखोगे। कई स्टूडेंट कहते हैं कि हम ये अभी भी डायमेंशन नहीं बना पा रहे, है ना। अभी तक ये हमारा 5वां लेखन का अभ्यास था और बहुत ही कम स्टूडेंट ने सारे लिखे भी है ना। तो इसलिए आप ये 4-5 ऐसे लिखने के बाद आप सोचो कि आप इस तरह से डायमेंशन बना लोगे, तो ये संभव नहीं है। लेकिन आप 10-15 निबंध जब आप इस तरह से लिख लोगे, इस तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लोगे, तब आप ये डायमेंशन बहुत इजीली बनाने लगोगे। तो अब इसमें हमने देखा कि यहाँ पे व्यक्ति और उसके परिवेश के अंतर संबंधों की बात हो रही है ना।
कि व्यक्ति और उसका परिवेश, उसके परिवेश में उसके लोग भी हो सकते हैं, उसकी परिस्थितियां भी हो सकती हैं, और जो एनवायरनमेंट है उसके आसपास का, वो व्यक्ति को कैसे प्रभावित करता है, यहाँ पे उन दोनों का इंटरेक्शन और उनका आपस में क्या संबंध है, उसकी बात हो रही है। तो यही आपकी जब भूमिका लिखोगे तो यही आपकी थीसिस स्टेटमेंट बनेगी, है ना। कल एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर इसमें थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखें, थीसिस स्टेटमेंट वाला पार्ट क्लियर नहीं हुआ। हमने वीडियो वाले या भूमिका वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि आपको भूमिका में थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है। इसलिए इस टॉपिक की थीसिस स्टेटमेंट क्या होगी, तो आप जब ये समझ जाएंगे कि यहाँ पे व्यक्ति और उसके परिवेश की, उसके सराउंडिंग की आपस में क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, उसकी बात हो रही है। और व्यक्ति अपने परिवेश से अप्रभावित जब रहेगा तो वो उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट रहेगी, उपलब्धि रहेगी। तो आप इसी को अपना एक थीसिस स्टेटमेंट बनाओ, और यहाँ पे कुछ इस तरह से थीसिस स्टेटमेंट लिखी जाएगी कि व्यक्ति के परिवेश अर्थात बाह्य जगत और उसके आंतरिक जगत का द्वंद्व अनादिकाल से अनवरत जारी है ना। यानी कि बाह्य जगत हो गया एक व्यक्ति के बाहर का, और आंतरिक जगत यानी कि हमारी इंडिविजुअलिटी, हमारे दृष्टिकोण, हमारे दिमाग में जो चीजें चलती रहती है, हमारा नजरिया। ठीक, तो ये हमेशा से ये द्वंद्व चल रहा है। और बाह्य जगत यानी कि बाहरी वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड, हमारे इंटरनल वर्ल्ड को आकार देने में, उसे शेप देने में, उसे ट्रांसफॉर्म करने में लगातार प्रयास करता रहता है। और इस प्रयास से व्यक्ति के दृष्टिकोण, उसके वैल्यू सिस्टम और उसके जीवन का क्या अर्थ है, क्या उसके जीवन का उद्देश्य है, अच्छा जीवन क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें वो निर्धारित करता है। आउटर वर्ल्ड हमारे हमको इस तरह से ढालने की कोशिश करता है। किंतु कुछ व्यक्ति अपने परिवेश से अप्रभावित रहकर अपने आंतरिक जगत की व्यक्तिगता, है ना, विशिष्टता, मौलिकता व पवित्रता को बनाए रखते हुए अपने व्यक्तित्व को स्वयं गढ़ते हैं, है ना। तो व्यक्ति अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी यूनिकनेस को, अपनी ओरिजिनलिटी को और अपनी प्योरिटी को बनाए रखेगा, और अपनी पर्सनैलिटी को स्वयं गढ़ेगा, बनाएगा, मोल्ड करेगा। ठीक, ऐसा व्यक्ति ही सर्वोत्तम संतुष्टि को और प्रामाणिकता से जीवन जी पाते हैं, है ना। जब व्यक्ति अपना जीवन अपने हिसाब से गढ़ेगा तो वो उसको संतुष्टि मिलेगी, वो एक संतुष्ट जीवन जिएगा और ऑथेंटिक लाइफ जिएगा। और जो व्यक्ति इस तरह से ऑथेंटिक लाइफ जीते हैं वो ही अपने परिवेश पे सकारात्मक प्रभाव छोड़ पाते हैं। तो ये एक थीसिस स्टेटमेंट हो जाएगी जो 70-80 वर्ड की है। आप इसको निबंध में भूमिका के आखिर में लिखो, मुख्य भाग के शुरू करने से पहले। तो आप इस तरह से निबंध की भूमिका ये लिख रहे हो ना, थीसिस स्टेटमेंट, आप इसमें अगर देखोगे तो इसमें निबंध के मुख्य भाग के सारे डायमेंशन यहाँ पे छिपे हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आप बात कर रहे हो कि यहाँ पे बता रहे हो कि ये द्वंद्व होता है, हमेशा से होता है, और व्यक्ति और परिवेश का आप संबंध यहाँ पे बता रहे हो। ठीक है, फिर जब आप बता रहे हो कि बाह्य जगत उसके आंतरिक जगत को आकार देने, रूपांतरित करने में प्रयासरत रहता है, तो आप ये बता रहे हो कि दुनिया हमें कुछ और बनाने की कोशिश कर रही है, ये हमारे मेन बॉडी में एक डायमेंशन बनने वाला है ना। इस लाइन से क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से व्यक्ति के दृष्टिकोण और ये सारी चीजें, ये डायमेंशन बनेगी हमारा कि दुनिया हमें कैसे अलग या फिर कुछ और बनाने की कोशिश करती है। अब आता है कि कुछ व्यक्ति अपने परिवेश से अप्रभावित रहकर, है ना, तो ये आएगा कि व्यक्ति किस तरह से अपने परिवेश से प्रभावित नहीं होगा, और प्रभावित नहीं होगा तो वो संतुष्टि और प्रामाणिकता का जीवन जिएगा, यही उसकी उपलब्धि है। तो ये उपलब्धि वाला पार्ट आ जाएगा। और लास्ट में अपने परिवेश पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति ही दुनिया बदलते हैं, ऐसे व्यक्ति ही नए राह खोलते हैं, ऐसे व्यक्ति ही पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते हैं। तो ये जो थीसिस स्टेटमेंट है, ये थीसिस स्टेटमेंट एक तरह से मुख्य भाग आपका मेन बॉडी है उसका एक आपको प्रीव्यू भी दे रही है ना। टॉपिक को खोलने के साथ साथ मेन बॉडी में क्या क्या चीजें आने वाली हैं उसकी झलक भी ये आपको दे रही है। तो आपको थीसिस स्टेटमेंट इस तरह से लिखना है ना,
ये इंग्लिश में, ये हिंदी में था, ये इंग्लिश में है। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, तो अब हम अगले पार्ट पे आते हैं, अपनी पहली डायमेंशन पे। और पहली डायमेंशन हमारी ये थी कि दुनिया आपको क्यों कुछ और बनाने का प्रयास करती है। लेकिन पहले, उससे पहले जरूरी है कि हम ये डिफाइन कर दें कि उस दुनिया में क्या क्या चीजें शामिल हैं, है ना। यानी कि हमारा बाह्य जगत है, उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं हमारे परिवेश में। तो उसमें क्या शामिल है जो हमें कुछ और बनाने का प्रयास करते हैं। फैमिली हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है कि सोसाइटी हमें अलग कुछ बनाने का प्रयास करे, गवर्नमेंट हो सकती है, बाजार भी हो सकता है, क्योंकि बाजार भी तो चाहता है ना कि आप वस्तुएं खरीदे। तो जब तक आप उसके अनुसार बनेंगे नहीं, तब तक आप उसके कंज्यूमर नहीं बनेंगे, उसके खरीदार वर्ग नहीं बनेंगे। और मीडिया भी हो सकता है ना। तो टीवी मीडिया, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें भी आपको कुछ ना कुछ और बनाने का प्रयास करती रहती है ना। इस साल जैसे निबंध भी आया था 2024 में कि सोशल मीडिया फोमो क्रिएट कर रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना, ये इसी टॉपिक में कवर हो जाएगा कुछ ना कुछ चीजें आपकी, कि फियर ऑफ मिसिंग आउट क्यों क्रिएट हो रहा है। क्योंकि वो सोशल मीडिया आपको कुछ और बनाने का प्रयास कर रही है जो आप नहीं हो। और जब आपको वो उस तरह से बनाने का प्रयास करती है और आप बन नहीं पाते, आप अपने सामने कुछ और बनने का कोशिश करते हो और आप बन नहीं पाओगे, तो आपको वो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट होगा ही होगा। और फिर आप एक स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार होंगे और आप अवसाद में पक्का इससे जाओगे ही जाओगे, है ना। तो यहां से आप समझ सकते हो कि इस साल जो टॉपिक आया था वो भी आप इससे लिंक कर सकते हो और उसको भी आप काफी कंफर्टेबल तरीके से लिख पाओगे जब हम ये टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। अब आता है वाई वाला पार्ट, है ना, कि क्यों। पहला डायमेंशन जो हमारा था, ये हम दुनिया को एक तरह से डिफाइन करेंगे। आप डिफाइन करो या ना करो, लेकिन इससे ये पता लग जाएगा कि हाँ, आपको ये सारी चीजें कवर करनी है। इससे आपके कई सारे डायमेंशन बन जाएंगे। अब आता है पहला डायमेंशन की वाई, है ना, कि दुनिया ऐसा प्रयास क्यों करती है। तो इसमें कई सारे आर्गुमेंट आप बना सकते हो। आप यहां से भी आर्गुमेंट निकाल सकते हो कि कोई परिवार आपको क्यों कुछ और बनाने का प्रयास करता है ना, या फिर सोसाइटी क्यों करती है, गवर्नमेंट क्यों करती है, बाजार क्यों करती है, मीडिया क्यों करती है। तो यहां से भी आपके पास कई सारे डायमेंशन, कई सारे आर्गुमेंट और एग्जाम्पल आपके पास निकल आएंगे। और या फिर आप इस तरह से भी सोच सकते हो, सबको मिलाते हुए, सबको मिलाते हुए यानी कि ऑर्डर बनाए रखना, व्यवस्था बनाए रखना ना, कि सरकार हो चाहे सोसाइटी हो, वो चाहते हैं कि ऑर्डर बना रहे, व्यवस्था है जो वैसी की वैसी बनी रहे, कोई उसके खिलाफ ना जाए, कोई विद्रोह ना करे, कोई उस पर सवाल ना उठाए, तो वो उस सिस्टम का पार्ट बन जाए और उसी में ढल जाए। तो ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमारे आउटर वर्ल्ड का, हमारे उसके हिसाब से हमें मोल्ड करने में। फिर असुरक्षा का भाव, हमारे आसपास के जो लोग हैं, चाहे वो सोसाइटी में हो चाहे कहीं और हो, उनमें एक इनसिक्योरिटी का भाव होता है कि कोई व्यक्ति अगर अलग राह पे चल पड़ा तो वो अलग कुछ कर लेगा और उनको अपने जीवन पे कहीं ना कहीं, है ना, एक तरह से धिक्कार का भाव आएगा। तो ये इनसिक्योरिटी से भी आपके आसपास के लोग भरे रहते हैं, इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप कुछ अलग करो, आप अपने जैसा बनो। वो चाहते हैं कि आप उनके जैसा बनो, है ना। स्टेटस को मेंटेन रखना चाहता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे सोसाइटी हो, कि वो रूढ़ियां, वो परंपराएं, वो चीजें वैसी की वैसी चलती रहे। इसलिए भी वो आपको अपने जैसा बनाने का प्रयास करती है। और हो सकता है कि किसी के इंटरेस्ट जुड़े हों कि आपको कुछ और बना के वो अपने इंटरेस्ट पूरे करें, ये चीज आ जाएगी। जैसे मार्केट है या सोशल मीडिया है, वो आपको कुछ और बनाना चाहता है क्योंकि उससे उसके इंटरेस्ट पूरे होंगे, है ना। तो आप ये चीजें यहाँ से एग्जाम्पल भी उठा सकते हो, परिवार से, समाज से, सरकार से, मीडिया से, बाजार से। तो यहाँ से एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे और इनको जब आप सोचोगे कई सारे आर्ग्यूमेंट आपके पास बन जाएंगे। अब आता है हाउ, है ना, कैसे। अब हाउ वाला पार्ट उतना मुश्किल नहीं है, आप ये चीज बहुत इजीली सोच सकते हो कि कैसे, है ना। हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता है कुछ और बनाने के लिए, जब हम उसका रिटेलिएट करते हैं या फिर उसका प्रतिरोध करते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जाता है
प्रेशर वो भावनात्मक भी हो सकता है, नैतिक भी हो सकता है। जैसे परिवार में दबाव बनाया जाता है कि हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, ये किया, वो किया, और आज तुम हमें ये इस तरह से बिहेव कर रहे हो ना। तो इस तरह से एक भावनात्मक प्रेशर बना के आपको एक उसी सिस्टम का पार्ट बनाने का प्रयास किया जाता है। या कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी, यानी कि आपको पुरस्कार दिया जाएगा या दंड का एक तरह से भय आपको दिखाया जाएगा ना। तो आपको कुछ लालच दिया जाता है। समाज में आपको प्रतिष्ठा तभी मिलती है जब आप समाज के ढर्रे पे चलते हो। तो सामाजिक स्वीकार्यता भी आपको मिलती है, सम्मान भी मिलता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से तरीके हैं। सरकार भी आपको सम्मान देती है, एक तरह से प्रतिष्ठा देती है जब आप सरकार के तरीके से चलो, ठीक है। या फिर आपको दंड का भय दिखाती है ना। समाज आपको बहिष्कार करने का, आपको अलगाव करने का, आपको अकेलेपन का एक तरह से भय रहता है। सोशल मीडिया आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट करती है, और भय भी रहता है कि हम कहीं इस रेस में छूट ना जाएं, अगर हम अलग रास्ते पे जा रहे हैं तो हम कहीं असफल ना हो जाएं। ये भय भी हमें बार बार दिखाया जाता है। तो इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करके दुनिया हमें कुछ और बनाने की प्रयास करती रहती है। इसलिए ये चीजें काफी मतलब मुश्किल हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो इस रास्ते अपने इंडिविजुअलिटी को इंटैक्ट रख पाते हैं, अपनी यूनिकनेस, अपनी ओरिजिनलिटी को बचाए रख पाते हैं, ठीक है। तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना, ये वाली चीज जैसे इस बार के निबंध में आई थी, और आप इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। अगले डायमेंशन पे आएंगे कि स्वयं बने रहना उपलब्धि क्यों है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं कि स्वयं बने रहना क्या क्या अर्थ है ना। तो वो जैसे हमने थीसिस स्टेटमेंट में भी बताया था, लेकिन अगर आप यहाँ भी बता दोगे तो और भी ज्यादा ठीक रहेगा, वो एक कनेक्शन बना रहेगा। तो स्वयं बने रहने का यानी कि टू बी योर सेल्फ, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है इंडिविजुअलिटी, आपकी इंडिविजुअलिटी, आपकी व्यक्तिगता सुरक्षित रहे, है ना। आप अपने अनुसार जीवन जियो, आप किसी की कॉपी पेस्ट लाइफ ना जियो। आपकी ओरिजिनलिटी भी बनी रहे, हर एक व्यक्ति ओरिजिनल है, हर एक यूनिक है ना, हर एक विशिष्ट है। तो वो अपने विशिष्ट तरीके से जीवन जिए, यही है टू बी यूर सेल्फ, है ना। तो आप अपनी रुचियों के हिसाब से, अपनी व्यक्तिगता के हिसाब से, अपनी ओरिजिनलिटी के हिसाब से अपना जीवन जियो, यही इसका अर्थ था। अब ये आता है सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन कि ये ग्रेटेस्ट अकम्प्लिशमेंट क्यों है ना, कि ये सब ग्रेटेस्ट अकम्प्लिशमेंट क्यों है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। आपको ये प्रूव करना है कि हाँ, टू बी योर सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट अकम्प्लिशमेंट। तो जब आप इसको सबसे बड़ी उपलब्धि बताओगे, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हम जो जीवन में मानते हैं कि जीवन में उपलब्धि का मतलब क्या है, आपको समृद्धि मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, सम्मान मिल जाए, है ना, या फिर पावर मिल जाए। ये सारी चीजें आपको अगर मिल जाती है तो हम मानते हैं कि कोई व्यक्ति कामयाब हो गया। तो आपको इन सारी चीजों से ऊपर दिखाना है, टू बी योर सेल्फ इन सारी चीजों से ज्यादा बेहतर है। ये चीज आपको प्रूव करके शो करनी है कि हाँ, ये सबसे बड़ी अकम्प्लिशमेंट है, ग्रेटेस्ट अकम्प्लिशमेंट है। तो ग्रेटेस्ट अकम्प्लिशमेंट कैसे है, इसके लिए आप क्या क्या आर्ग्यूमेंट दोगे? पहला है कि आप ऑथेंटिक लाइफ जियोगे। जैसे अस्तित्ववाद में सात्र ने बोला था कि ऑथेंटिक लाइफ जीना ही एक तरह से वास्तविक जीवन है ना। तो जब आप अपने हिसाब से जीवन जियोगे, आप किसी दूसरे के आदेश या दूसरे के कहे अनुसार नहीं चलोगे, अपना ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं करोगे, वस्तु के अनुसार जीवन नहीं जियोगे, तो वो जीवन आपको ऑथेंटिक लाइफ प्रोवाइड करेगा, और ऑथेंटिक लाइफ ही आपको संतुष्ट कर सकता है। जब आप वस्तु की तरह जीवन जीने लगोगे, तो आप कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर एक तरह से एक ग्लानी भाव से भरोगे, तिरस्कार अपने आप से दूर हो जाओगे, एलिनिएट हो जाओगे। तो इसलिए ऑथेंटिक लाइफ जब आप जियोगे, तो आप में सबसे ज्यादा संतुष्टि होगी, और ये अपने आप में एक ग्रेटेस्ट अकम्प्लिशमेंट है, ठीक है। जब आप अपनी इंडिविजुअलिटी को बनाए रखोगे, तो आप नवाचार, इनोवेशन और प्रोग्रेस के रास्ते पे चलोगे, जैसे कि स्टीव जॉब्स, है ना। तो आप अपनी व्यक्तिगता को बनाए रखो,
और सामाजिक जो ढर्रा है कि आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, आपको ये इस प्रतिस्पर्धी एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको इस तरीके से अपना कैरियर आगे बढ़ाना है, तो आप जब उस तरीके से अपने जीवन को नहीं जीते हो और आप अपनी मौलिकता और अपनी व्यक्तिगता के हिसाब से चीजों को देखते हो, उनके समाधान ढूंढते हो, तो आप इनोवेशन और प्रोग्रेस के रास्ते पे आगे बढ़ते हो। फिर है कि जब आप अपने तरीके से जीवन जीते हो, समाज के जो भी एक तरह से बने बनाए रास्ते हैं उसका प्रतिरोध करते हो, तो प्रतिरोध करने के लिए आपको आंतरिक दृढ़ता चाहिए, है ना, इनर स्ट्रेंथ चाहिए। और वो इनर स्ट्रेंथ तभी आएगी जब आप किसी समाज का प्रतिरोध करो और अपने जीवन मूल्यों को खुद गढ़ो। तो जब आप ये प्रतिरोध करोगे तो आप में इनर स्ट्रेंथ एक तरह से डेवलप होगी, और जब इनर स्ट्रेंथ होगी व्यक्ति में, तभी वो दूसरों के सामने सम्मान का अधिकारी हो सकता है, प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। इसका आप गांधी जी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, और मलाला या फिर नेल्सन मंडेला जैसे लोगों का भी यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो कि उनके भीतर इनर स्ट्रेंथ यहीं से विकसित हुई जब उन्होंने समाज का प्रतिरोध किया। इसमें और क्या तर्क दे सकते हो कि जब आप इंडिविजुअलिटी को, अपनी यूनिकनेस को, अपनी ओरिजिनलिटी को बनाए रखते हो, उसी के अनुसार जीवन जीते हो, तो आप दूसरों को भी इंस्पायर करते हो, है ना, कि आप किसी के दबाव के आगे झुके नहीं, आपने अपना जीवन खुद गढ़ा, खुद उसे बनाया, तो आप तभी आप दूसरों को इंस्पायर कर सकते हो। आप किसी और के जीवन के अनुसार जीवन जी के, आप किसी और पुराने ढर्रे पे चल के आप किसी को इंस्पायर नहीं कर सकते। इसमें आप गांधी जी का एग्जाम्पल ले सकते हो कि गांधी जी ने कैसे मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला जैसे लोगों को इंस्पायर किया, और अपने यहाँ भी भारत में भी बहुत सारे लोग गांधी जी के फॉलोवर थे। ठीक है, तो ये तभी आप कर पाओगे जब आप अपनी इंडिविजुअलिटी, अपने जीवन मूल्य खुद गढ़ो और उनके अनुसार अपना जीवन जियो। आप स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार नहीं होगे, यानी कि आपकी व्यक्तिगता, आपका व्यक्तित्व एक तरह से विभाजित नहीं होगा कि आप जीवन कुछ और जी रहे हो लेकिन आपके अंदर चीजें कुछ और है। जब आप इस तरह से जीवन जीते हो कि आपकी आकांक्षाएं कुछ और हैं, आपकी रुचियां कुछ और है, लेकिन आप मजबूरी में, समाज के, परिवार के दबाव में आप कुछ और कार्य करने को मजबूर हो, तो आप स्प्लिट पर्सनैलिटी के शिकार हो जाते हो, आपका व्यक्तित्व बट जाता है, विभाजित हो जाता है, और इससे आप कुंठा से भर जाते हो, कुंठित जीवन आप जीते हो। तो जब आप अपने दृढ़ता से, अपने आंतरिक साहस से अपना जीवन खुद गढ़ोगे, तो आप ये कुंठा से नहीं भरोगे। तो ये भी एक ग्रेटेस्ट अकम्प्लिशमेंट है। ठीक है, जब आप खुद अपनी इंडिविजुअलिटी का सम्मान करते हो, ओरिजिनलिटी और यूनिकनेस का महत्व जानते हो, तो आप दूसरों को भी उतना ही रिस्पेक्ट, उतना ही स्पेस दोगे, है ना। तो इस तरह से ये भी एक ग्रेटेस्ट अकम्प्लिशमेंट है कि हम दूसरों के ऊपर कंट्रोल करने, है ना, या फिर उनके ऊपर अपना अधिकार जमाने का जो हमारे भीतर टेम्पटेशन होती है, वो टेम्पटेशन नहीं रहेगी। हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एक दूसरे को स्पेस देंगे, तो फिर ये भी एक ग्रेटेस्ट अकम्प्लिशमेंट है कि हम दूसरों के ऊपर अधिकार जमाने का जो टेम्पटेशन था उसको हमने कंट्रोल कर लिया। ठीक है, आपके भीतर कोई असुरक्षा का भाव नहीं आएगा, आपके अंदर एक डीप सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी। तो ये भी एक ग्रेटेस्ट अकम्प्लिशमेंट है कि असुरक्षा के साथ जीवन ना जीना, बल्कि एक सुरक्षा का भाव रखना कि मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं, मैं जो जीवन जी रहा हूं, वो वास्तव में यूनिक है, वो वास्तव में सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके प्रूव कर सकते हो कि ग्रेटेस्ट अकम्प्लिशमेंट कैसे है अपने हिसाब से जीवन जीना, स्वयं बने रहना। इसमें आप सभी आर्गुमेंट के साथ आप एक एक एग्जांपल देते चलो, किसी महान व्यक्ति का, यहाँ पे किसी सोसाइटी का या फिर राष्ट्र का भी आप एक एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, कोई सोसाइटी अपने आप में स्वयं बने रहती है ना, या फिर कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के फिर के रास्ते पे नहीं चलता, उन चीजों को भी आप कहीं ना कहीं इसमें लास्ट में एक दो पैराग्राफ में चीजें वो कवर कर सकते हो, लेकिन ज्यादा फोकस आपको व्यक्ति के ऊपर ही रखना है, वो ही इसकी मेन डायमेंशन, इसका सेंट्रल आइडिया था। अब आता है कि चैलेंज इसमें है ना, व्यक्ति अगर खुद के हिसाब से जीवन जिएगा, स्वयं बना रहेगा, तो उसको कुछ चैलेंज अभी आएंगे, लेकिन ये लिखने
उतने जरूरी नहीं है, आप एक दो पैराग्राफ में अगर लिखो तो लिख सकते हो। वो आपके लेखन कौशल पे आएगा कि वो प्रवाह बनाने के लिए जरूरी है कि नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही ये चीजें डिस्कस की थी कि कैसे वो प्रेशर बनाता है सोसाइटी, क्या क्या तरीके अपनाता है हमारी बाहरी जगत हमें कुछ और बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की थी ये अपने आप में ही चुनौतियां है। ठीक है, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये यहाँ पे अब दोबारा से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब आता है कि अगर स्वयं बने रहना, टू बी योर सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट अकम्पलिशमेंट, तो उस अकम्पलिशमेंट को हम प्राप्त कैसे करें, हम अपनी इंडिविजुअलिटी और यूनिकनेस को कैसे बचाए रखें, तो उसका क्या उपाय है। तो यहाँ पे आप कुछ उपाय भी सजेस्ट करोगे। तो सबसे पहला उपाय है नो यूर सेल्फ, है ना, स्वयं को जानो। सुकरात ने कहा था कि अपने आप को जानो। जब आप अपने आप को जानोगे तभी तो आप अपनी इंडिविजुअलिटी और अपनी यूनिकनेस और अपनी ओरिजिनलिटी को पहचान पाओगे ना। और जब आप उसे पहचान पाओगे तभी उसका महत्व समझ पाओगे और तभी आप उसको बचाए रखने के लिए प्रयास करोगे। तो खुद को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी व्यक्तिगता और अपनी ओरिजिनलिटी के हिसाब से जीवन जीने के लिए। तो खुद को जानने के लिए आप क्या कर सकते हो, है ना, सेल्फ अवेयरनेस, मेडिटेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना, और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्म विश्लेषण करोगे तो आप अपने आप को ज्यादा बेहतर तरीके से जान पाओगे। इसके अलावा और क्या उपाय हो सकते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना, आप अपना आत्म सम्मान हमेशा बचाए रखते हो, आत्म सम्मान को एक तरह से आगे रखते हो, तो आप अपनी यूनिकनेस को स्वीकार करोगे और आप अपने आप को तुच्छ नहीं समझोगे, आप अपने आप को उतना ही अच्छा समझोगे जितना बाकी लोग खुद को समझते हैं। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जियोगे, आप किसी के साथ कंपेयर नहीं करोगे, है ना, कि वो व्यक्ति ये कर रहा है वो ये कर रहा है। आप किसी के साथ तुलना ना करके आप अपने जीवन को अपने हिसाब से गढ़ रहे हो, उसे बना रहे हो। ठीक है, आप ईमानदार रहो, अपने भाव हैं, अपनी जो भी विचार हैं, आप उसको पूरी ईमानदारी और पूरे ट्रुथ के साथ एक्सप्रेस करो, दूसरों को बताओ, है ना, उसमें अपने कुछ भी संकोच मत करो, क्योंकि आपकी इंडिविजुअलिटी आपकी है, आपका जीवन आपका खुद का है। आत्मविश्वास और खुद के प्रति एक तरह से कंपैशनेट रहो। कुछ गलतियां अगर हर एक इंसान से होती हैं तो अपने लिए उतना हार्ड मत बनो, कठोर मत बनो, है ना, अपनी गलतियों को माफ करना सीखो और आत्मविश्वास से भरे रहो। और कुछ सीमाएं रेखाएं तय करो कि ये बाउंड्री लाइन है, और उस बाउंड्री लाइन को आप जब तय कर लेते हो तो आप कभी भी बिना किसी दबाव के या फिर बिना कोई गिल्ट फीलिंग के आप किसी को भी ना कह सकते हो अगर वो चीज आपको ठीक नहीं लगती। जैसे कॉलेज टाइम में होते हैं तो फिर फ्रेंड का काफी दबाव रहता है, कुछ मतलब जैसे सिगरेट पीने में या फिर और कुछ भी एक्टिविटी करने में, है ना। तो जब आप इस तरह से बाउंड्री लाइन खींच लोगे तो आप उनको ना कहने में या फिर कोई भी गलत चीज में या फिर जो आपको सही नहीं लगती, आपको पसंद नहीं है, उसे ना कहने में आप कोई भी गिल्ट फील नहीं करोगे या फिर कोई भी किसी के दबाव में नहीं आओगे। तो इस तरह से ये कुछ उपाय आप सजेस्ट कर सकते हो, आप अपनी तरफ से भी उपाय लिख सकते हो, लेकिन इस तरह ये वाला एस्पेक्ट जरूर आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप खुद को जानोगे नहीं तब तक आप अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी यूनिकनेस को, ओरिजिनलिटी को पहचानोगे नहीं, और जब तक पहचानोगे नहीं तब तक उसका महत्व नहीं समझोगे और तब तक उसको बचाए रखने का प्रयास नहीं करोगे। ठीक है, तो ये सारी डायमेंशन थी जो आपको इसमें कवर करनी थी। अब इन डायमेंशन को कवर करने के बाद आप ये सारे टॉपिक के ऊपर भी निबंध लिख सकते हो, और इस टॉपिक के ऊपर भी जब आप ये निबंध लिख रहे हो तो ये सारी जो कोटेशन है इनका भी आप इस्तेमाल अपने निबंध में कर सकते हो, अपनी बातों को ज्यादा ऑथेंटिक बनाने के लिए, ज्यादा अच्छा और विश्लेषणात्मक निबंध लिखने के लिए, है ना। अब आता है कि कंक्लूजन, इसमें कंक्लूजन क्या लिखेंगे, तो कंक्लूजन आप लिखोगे कि आप थोड़ा सा एक पैराग्राफ में समराइज कर दो पूरे निबंध को कि आपने क्या क्या चीजें कवर की हैं। ये एक विकल्प है, आप करो या ना करो, लेकिन आप फिर कंक्लूजन में फ्यूचरिस्टिक अप्रोच दोगे कि हाँ, और एक आशावादी अप्रोच दोगे जिसमें आप थोड़ा सा ये बताओगे कि समाज को या फिर बाकी लोगों को किसी व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी का सम्मान करना चाहिए,
उसकी यूनिकनेस और उसकी ओरिजिनलिटी को एक तरह से सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए, उसे बेवजह मोल्ड नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आप ये चीज थोड़ा सा लिखोगे और आप लास्ट में ये बताओगे कि अगर हम खुद अपनी इंडिविजुअलिटी को बचाए रखते हैं और बाकी लोग भी इस तरह से एफर्ट लगाते हैं तो उसके क्या क्या व्यापक लाभ मिलेंगे, है ना। व्यक्ति को क्या लाभ मिलेगा, व्यक्ति को तो मिलेगा ही, जो हमने देखा भी था उपलब्धियों वाले में, आप उसको यहाँ पे लिखो थोड़ा सा। और समाज को उससे क्या लाभ मिलेगा ना, समाज को उन्हीं लोगों ने तो बदला जो अपनी इंडिविजुअलिटी के हिसाब से जीवन जी रहे थे। अर्थव्यवस्था को क्या लाभ मिलेगा, राष्ट्र को क्या लाभ मिलेगा, विश्व को क्या लाभ मिलेगा। तो उस तरह से आप व्यापक लाभों को बताते हुए कि हमारा विश्व, हमारा समाज, हमारा प्रत्येक व्यक्ति का जीवन इस तरह से बेहतर बनेगा अगर हम इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस करते हैं और उसके अनुसार जीवन जीने की कोशिश करते हैं और सभी को जीवन जीने का एक तरह से उनकी इंडिविजुअलिटी का भी सम्मान करते हैं और उनको भी वो स्पेस देते हैं कि वो वैसा जीवन जी पाए। ठीक है, इसमें एक डायमेंशन छूट गई कि जो एंटीथीसिस वाली थी, क्या जो दुनिया हमें बनाने का प्रयास करती है क्या वो हमेशा ही गलत है ना। तो यहाँ पे ये जो डायमेंशन थी एंटीथीसिस वाली, ये भी आप एक दो पैराग्राफ में कवर करो कि दुनिया हमें कुछ बनाने का प्रयास जरूर करती है लेकिन ये हमें अच्छे ज्ञान और कौशल से भी युक्त करती है, अच्छे वैल्यू भी सिखाती है ना, ज्ञान भी देती है और कुछ जरूर कौशल, जरूरी स्किल भी प्रोवाइड करती है जो हमें जीवन जीने के लिए उपयोगी होते हैं। तो आप ये वाला एंटीथीसिस वाला भी कवर करना है, लेकिन इसको मेन डायमेंशन मत बनाना, आप इसको मैक्सिमम 2 पैराग्राफ में कवर कर देना ताकि एग्जामिनर को लगे कि आप पूरी तरह सेल्फ सेंट्रिक नहीं हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हो। भूमिका, इसमें भूमिका लेखन पे ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसको जरूर देख लें। थीसिस स्टेटमेंट वाला पार्ट आज हमने समझा है कि आप इसमें कैसे थीसिस स्टेटमेंट बनानी थी, और इसके अलावा हुक आप किसी ऐसे व्यक्ति का उदाहरण लेके शुरू कर सकते हो जिसने अपने जीवन अपने हिसाब से गढ़ा, अपना इंडिविजुअलिटी के अनुसार उसने बनाया। ठीक है, तो जैसे क्लास से, तरथी से, महात्मा बुद्ध से, है ना, महात्मा गांधी से, इन व्यक्तियों के उदाहरण से आप शुरू कर सकते हो, या फिर ये जो कोटेशन हमने देखी थी इनमें से किसी कोटेशन से शुरू कर सकते हो, या फिर कोई ऐसी कविता जो इंडिविजुअलिटी या फिर आपके स्वयं बनने को प्रेरित कर रही हो और जहाँ पे दुनिया कुछ ऐसा और बनाने की प्रयास कर रही है। तो ये सारे एस्पेक्ट अगर किसी कविता में है तो आप इसे लिख सकते हो। कल किसी एक स्टूडेंट ने लिखा था, उसने कठपुतली वगैरह की कोई भवानी प्रसाद मिश्र की शायद एक कविता लिखी थी, है ना, वो काफी सटीक बैठ रही थी इस टॉपिक के ऊपर। तो आप ऐसी कविता अगर आपके पास है तो आप उसे यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया ताकि आप इसे समझ पाओ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको यूपीएससी में कभी ना कभी जरूर देखने को मिलेगा इंडिविजुअलिटी के ऊपर, और इसलिए ये थोड़ा हमने डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।